शुक्रिया, जय भीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी योजना ये है कि आगामी 16 फरवरी यानी आने वाले कल एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया है जंतर मंतर पर, और वो प्रदर्शन इस सवाल पर है, एक बृहत्तर सवाल पर है कि यह देश किसका है, किसके लिए इस देश में सरकारें चल रही हैं और नीतियां किन के लिए बनाई जा रही हैं। और उनमें से 3 मुद्दे जो चुने गए हैं, उसमें सबसे पहला मुद्दा लेटरल एंट्री का है, और जिसके बारे में विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि पहले तो यह देश कौन चलाएगा, इसका मौका आपसे छीना गया। जिस शूद्र तबके की बात अभी अनिल जी कह रहे थे, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को, उनको इस देश को चलाने के तमाम सत्ता प्रतिष्ठान जो बनाए गए उनसे बाहर रखा गया, और थोड़े से लोग इस देश में नीतियां बनाते थे, नियम कानून बनाते थे, और उससे वो इस पूरे देश और समाज को चला रहे होते थे। संविधान बनने के पहले का भारत बिल्कुल अलग था और संविधान बनने के बाद का भारत बिल्कुल अलग होना था। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर इसे लागू करने वाले लोग न्यायप्रिय न रहे तो यह संविधान कागजों का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। 70 साल बाद हम उस दौर में हैं और उस भूमिका में हैं जहां फूले अंबेडकर पेरियार की विरासत की वजह से हम इस भूमिका तक पहुंचे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं प्रोफेसर बन के बैठे हैं, वकील हैं, जज हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या अलग अलग राजनीतिक या सामाजिक भूमिकाओं को निभा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मूल्यांकन करें कि 70 साल बाद क्या वाकई वो संविधान कागज का पुलिंदा मात्र बचा है, या उन लोगों को भी इस समाज को चलाने में भूमिका मिलेगी जिनको संविधान के पहले सायास बाहर रखा गया था। तो उसमें एक मुद्दा सामने आ रहा है, वो लिटरल एंट्री का है। हम लोग बचपन में सुनते थे कि देश कौन चलाता है, पीएम, सीएम और डीएम। यानी पीएम और सीएम राजनीतिक पद हैं और डीएम वो ब्यूरोक्रेसी है जो नेता को यह समझाने और बताने का काम करती है कि दस्तावेज कैसे बनेंगे, देश कैसे चलेगा। दर्शन नेता देता है और बाकी काम ब्यूरोक्रेसी करती है। वो ब्यूरोक्रेसी जिसमें मांग ये हो रही थी कि पहले रिजर्वेशन लागू किया गया बहुत देर में, और रिजर्वेशन लागू करने के बाद भी देखा गया कि जो सबसे ऊपर वाले पद हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। वो आंतरिक मामला था। कहां तो लड़ाई उस बात पर खड़ी करनी थी कि 70 साल बाद एक कैबिनेट बनता है नरेंद्र मोदी सरकार का, जिसमें 3 दर्जन से 4 दर्जन कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के लोग लगभग नगण्य हैं। तो सवाल वहां जाना था कि कैबिनेट सेक्रेटरी कितने लोग हैं। अब यह हो गया कि उसे सिंगल पोस्ट बना करके लिटरल एंट्री के जरिए रिजर्वेशन को ही खत्म कर दिया गया। इसके साथ दूसरा सवाल जुड़ा प्राइवेटाइजेशन का, और प्राइवेटाइजेशन का 3 दशक का जो नियो लिबरल पॉलिसीज आई, नव उदारवादी नीतियां आई, जिनके पीछे, और वो देखना ये होगा कि वो उसी समय ये सारी आर्थिक नीतियां लागू हो रही हैं जिस समय देश का बहुजन सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका से आगे बढ़ करके राजनीतिक दावेदारी शुरू कर रहा था। वही 90 का दशक है और उसी समय प्राइवेटाइजेशन सामने आता है। तो ये पैरेलल एक नीति है। एक तरफ मंदिर बनाने की लड़ाई होने शुरू होगी, उसी समय मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ, और उसी समय सोशल जस्टिस की तमाम आवाजें मजबूत हो रही थी और नई आर्थिक नीतियां लागू हो रही थी। और अब हम जो 3 दशक बाद इन नई आर्थिक नीतियों से वहां पहुंचे हैं जहां पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये कहती है कि जहां सब सामाजिक और आर्थिक विषमता ज्यादा हो, वहां राज्य अपनी भूमिका आगे बढ़ाता है कि जिसकी जेब में पैसा न हो उसे भी अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छी दवाई मिले। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से अब तय हो जाएगा कि आपकी जेब में कितना पैसा है, इससे आपको शिक्षा मिलेगी, दवाई मिलेगी, या कुछ मिलेगा या नहीं। तो दूसरा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का है। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली एंटी रिजर्वेशन, एंटी सोशल जस्टिस, और बड़े अर्थों में कहें तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए दूसरा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का है। हम उसमें आरक्षण की मांग करते हैं। प्राथमिक तौर पर हम निजीकरण का विरोध करने का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस विरोध के साथ साथ ये प्लान बी है
कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो वहाँ रिजर्वेशन का सवाल है। और तीसरा सवाल किसानों के समर्थन का है। हम सारे लोग आज बेशक अपने हाथ से हल और हथौड़ा न चला रहे हो, लेकिन हमारी जड़ें किसानी में है। इसलिए उस किसानी का हमारे ऊपर कर्ज है कि हम जिस भी भूमिका में आज खड़े हैं, हम उस सवाल को उठाएं कि हमारे लोगों का जो हमें विरासत में मिला वो हमसे छीना जा रहा है, ताकि अगली पीढ़ी जब हमसे पूछे कि आपको तो इतना कुछ मिला था, आप एक विश्वविद्यालय में खड़े होकर बोल सकते थे, आप नेता थे, आप वकील थे, आप जज थे, अगर हम नहीं बचा पाए तो फिर आगे बचाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से ये अपील करता हूँ कि ये वक्त है बोलने का, और ये 3 मुद्दे प्राथमिक हैं और इनके आधार पर हम कल जंतर मंतर पर एक बड़े इस आयोजन में शामिल हों। और संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने एक प्रस्ताव दिया है 7 मार्च के भारत बंद का, हम उस पर भी आपसे समर्थन मांगते हैं, क्योंकि वाकई डॉक्टर लोहिया की बात हो रही थी, मैं उनका एक कोटेशन और जोड़कर अपनी बात को विराम दूंगा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। बहुत शुक्रिया। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।